हेलो, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल द एम अचीवर्स पर। और जिस लम्हे का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ गया है। हमारे साथ हैं श्री सुजीत कुमार, जो कि सीनियर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और थोड़ा सा सर का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा कि सर काफ़ी हम्बल नेचर के हैं और कभी आपको मौका मिला एज अ टीए या इंस्पेक्टर सर के अंडर में काम करने का तो काफ़ी कुछ सीखेंगे सर से। तो सर से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं हमारे। सर थोड़ा तो पहले हम सभी आपका थोड़ा ब्रीफ में इंटरव्यू मतलब थोड़ा सा जर्नी रही है आपकी टीए से इंस्पेक्टर तक की, वो जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा ब्रीफ में। नमस्कार। मैंने मार्च 2008 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल CCIT लखनऊ। एक्चुअली उस समय CCIT लखनऊ हुआ करते थे, CCA। फिर बाद में डिपार्टमेंट में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो CCIT CCA को रीनेम करके रीडेजिग्नेट करते हुए उनको प्रिंसिपल CCIT कर दिया गया। फिर अप्रॉक्स 4 मंथ्स मैं वहाँ पे रहा, लखनऊ में रहा। उसके बाद फिर मेरा हम लोगों की प्लेसमेंट हुई वहाँ पे, तो मुझे फिर मुरादाबाद चार्ज मिला। वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी कुछ सब कुछ नया ही था मेरे लिए और बहुत जो भी था बहुत अच्छा लगा यहाँ की वर्किंग, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की चीज़ें थी। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि डल नेचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ की वर्किंग हो सकता है कि स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयज़ को अच्छा ना लगे, फिर भी काम तो खैर करना ही है चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मुझे जहाँ तक लगता है, ये अलग बात है, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग तो है जी। सर फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अब जो एस्पिरेंट्स ने मुझे भेजे हुए हैं। सर पहला क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड है सर, मैं चाहूँगा सर आप टीए से सीनियर टीए में जो एग्जाम्स पे होते हैं ना वो भी सर डिस्कस कर लीजिए, तो 2-3 पॉइंट एक साथ कवर हो जाएंगे सर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड जो आपको टीए से सीनियर टीए में लगा और सीनियर टीए से इंस्पेक्टर में लगा वो टाइम पीरियड, और इसी में सर आगे भी अगर आपके पास इन्फो हो कि ACIT तक कितना टाइम लग जाता है सर वो भी डिस्कशन उसका भी बच्चे डिस्कशन सुनना चाहेंगे सर। हाँ, देखिए सबसे पहले तो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो रूल है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। जी सर। तो जब आप टैक्स असिस्टेंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के लिए और प्रमोशन के लिए नेक्स्ट प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में ही होता है। जी सर। सेम एग्ज़ाम है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्ज़ाम कहते हैं उसको। जी। वो क्लियर करते ही आपका प्रोबेशन भी क्लियर हो जाता है आफ्टर 2 इयर्स, और उसके बाद आप 3 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए। हाँ, हालांकि फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा भी हुआ है कि रिलैक्स किया गया है और 2.5 इयर्स में भी लोग सीनियर टीए बने हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। तो वैसे मिनिमम 3 इयर्स का पीरियड है, रेजिडेंसी पीरियड इसको कहते हैं, जो कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए होना चाहिए। जी सर। सीनियर टैक्स असिस्टेंट से फिर इंस्पेक्टर बनने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बनना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीनियर टीए ही बनना है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जी सर। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द रीजंस इन इंडिया, जिसमें स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 इयर्स के बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनाया जाता है। उसके बाद वैकेंसी रहने पे 1 साल में भी आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। उसके लिए कोई मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड नहीं कि एज सीनियर टीए आपको कितने ईयर्स रहना है। उसके बाद जब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है और उसके लिए आप एलिजिबल तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो आपने क्लियर कर लिया है, तो ये सब्जेक्ट टू वैकेंसीज होती है, आप कंसीडर हो सकते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, आप अगर मुंबई या दिल्ली जैसे रीजन्स में पोस्टेड हैं, जी सर, आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि ये
इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज जनरेट होती है वो मुंबई और दिल्ली जैसे रीजन से ही होती है। इसकी वजह से वहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ भी इन ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। आप चाहे वो लखनऊ से कंपेयर कर लें, चाहे वो पटना रीजन से कंपेयर कर लें, पटना रीजन में बिहार और झारखंड दोनों कवर होते हैं, और भी है नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, ये सभी से कहीं ज़्यादा सैंक्शन स्ट्रेंथ मुंबई और दिल्ली जैसे रीजन में होता है। इसलिए वहाँ पे वेटिंग पीरियड काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, आपको मिलेंगे कि टैक्स असिस्टेंट को सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी नहीं बनना पड़ा है, वो सीधे इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि आप ये सवाल मुझसे करने वाले थे या नहीं करने वाले थे, लेकिन मैं फिर भी मतलब आपको जवाब देना चाहूँगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू, तो अब आपको पहले से इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता थी तो मुझे नुकसान हुआ इसका। अच्छा। मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी होने के बाद भी मुझे काफ़ी टाइम लगा इंस्पेक्टर बनने में। 2008 में मैंने ज्वाइन किया, 2018 में मेरा प्रमोशन इंस्पेक्टर के रूप में हुआ, 10 ईयर्स लग गए। जबकि यही अगर मैं दिल्ली या मुंबई में होता तो काफ़ी पहले, मेरे बैच के लड़के ऑलरेडी जनरल कैटेगरी की बात मैं बता रहा हूँ, जिस कैटेगरी में मैं फॉलो करता हूँ, वो ऑलरेडी आईटीओ भी बन चुके हैं। तो ये होता है स्टैग्नेटेड रीजन अगर आपने ऑप्ट कर लिया। और एसएससी एक बहुत अच्छा आपके लिए एडवांटेजियस है कि वो आपसे प्रेफरेंस मांग लेती है, जो कि मेरिट कम प्रेफरेंस होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि होम सिकनेस से बाहर निकलते हुए, बहुत सारे लड़के होम सिकनेस में रह जाते हैं कि नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे बिहार के आसपास ही रहना है, या बिहार ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं यूपी का हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये सजेशन है उनके लिए कि कभी भी होम सिकनेस को अपने कैरियर के लिए बाधक नहीं बनने दें, हैम्पर ना करने दें। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप जितना आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। घर के पास रहना एक अलग ही, आप अगर अच्छी जगह पे हैं जहाँ पे आपका प्रमोशन काफ़ी फास्ट है, किसी तरह का स्टैग्नेशन आपको फेस नहीं करना है, तो वहाँ से घर अगर दूर है तो भी आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपको कैरियर को लेकर के आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर आप घर के पास पोस्टेड हैं और आप डिप्रेशन में, आप पा रहे हैं कि आप ही के साथ जो कैंडिडेट मुंबई ज्वाइन किया या दिल्ली ज्वाइन किया है उसको जल्दी प्रमोशन मिल गया, अर्ली प्रमोशंस मिल गए, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशंस में आ जाएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मेरिट कम प्रेफरेंस एक्सरसाइज करने का वक्त आता है, उस समय मुंबई या दिल्ली जैसे रीजन्स को टॉप पे रखें, जिसका एडवांटेज रहेगा आपके कैरियर के ऊपर, कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर। सर, तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज है, TA टू सीनियर TA, उसके बाद सीनियर TA से इंस्पेक्टर सर कितने ईयर्स लग जाते हैं सर? नहीं, फिर सीनियर टीएस इंस्पेक्टर के लिए भी वही मैंने आपको बता दिया ना, ये फीडर कैडर टीए भी है। अच्छा सर। सीनियर टीए भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस ईयर में सीनियर टीए हुए हैं उसी ईयर में हो सकता है कि अगर इंस्पेक्टर के लिए डीपीसी हो रही है, बाद में हो रही है वो, और उसमें हो सकता है आप इंस्पेक्टर के लिए कंसीडर हो सकते हैं, तो आपको इंस्पेक्टर भी कंसीडर कर लिया जाएगा सेम ईयर में भी, या उसके नेक्स्ट ईयर भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीनियर टीए टू इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई रेजिडेंसी पीरियड है कि आपको एटलीस्ट इतने ईयर्स तक, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी हो, व्हाटएवर, आपको सीनियर टीए काम करना है, तो जाकर के आपको इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओके सर। वैसे सर, आपको यहाँ पर कितना टाइम पीरियड लगा था इंस्पेक्टर, सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनने में? सीनियर टीए मैं 2011 में हो गया था। ओके, 3 ईयर्स। 2008 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जैसा आपको मैंने पहले ही बता दिया था। जी सर। और जस्ट 3 ईयर्स लगे तो फिर मैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट हो गया। फिर 2015 में मेरा प्रमोशन ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए हुआ, और उसके बाद 3 ईयर्स और लग गए फर्दर। 2018 में मैं इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट हो गया। ओके सर, जो अपने डिपार्टमेंट में जैसे इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर के बाद ITO सर, इसके बाद सर हायरार्की क्या है ऊपर की? इंस्पेक्टर के बाद ITO के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर वहाँ से 3 ईयर्स अप्रॉक्स लगते हैं, तो फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स बनाया जाता है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जी सर, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद
बोर्ड में चले जाते हैं एज मेंबर, CBDT और में। उनमें, हाँ बिल्कुल, जी। और उनमें जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चेयरमैन बनने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये समझ लेना होगा कि इतना लंबा सफ़र वो तभी संभव है जब आप डायरेक्ट ग्रुप ए में आते हैं, ओह। यूपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट करते हुए आएंगे तभी पॉसिबल है। एज टीए कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है तो मैक्सिमम यही होगा, अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जनरल कैटेगरी में उसने ज्वाइन किया है जी तो सर। अर्ली एज है तो वो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वो असिस्टेंट कमिश्नर तक जा सकता है, जी सर। असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर तक जा सकता है। ओके सर। सर अभी आपको क्या लगता है सर कि जैसे अभी आप इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर आप ACIT तक जब जाएंगे आप, तो उसमें कितना टाइम पीरियड लग सकता है सर, ऐसे ही नॉर्मल में, यूपी में? यूपी में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूपी में स्टैग्नेशन, मैंने आपको बताया कि यूपी उन रीजन्स में से आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है। आप कह सकते हैं पीक लेवल पे यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। आप इसी को आप देख सकते हैं कि 2008 में मैंने एज टीए ज्वाइन किया और 10 इयर्स का टाइम लग गया इंस्पेक्टर बनने में, जी। जबकि दिल्ली जैसे रीजन में 3 इयर्स में भी इंस्पेक्टर हुए हैं टैक्स असिस्टेंट। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये 5 इयर्स 10 इयर्स का डिफरेंस जो है आपके कैरियर के लिए। जैसा यहाँ पे सर देख रहे हैं कि ITO से आई थिंक ACIT तक पहुँचने में 13 से 15 साल लग जा रहे हैं सर। बिल्कुल लग रहे हैं, ऑब्वियसली लग रहे हैं। इंस्पेक्टर से सर ITO मेरी जानकारी में ऐसे कई ITOs हैं जो कि जिनके 11 इयर्स हो गए हैं, 12 इयर्स हो गए हैं। जी सर। और मुझे लगता है कि हमेशा वो वेटिंग में है कि मतलब नेक्स्ट ईयर हो सकता है उनका असिस्टेंट कमिश्नर में प्रमोशन आ जाए, तो ये स्थिति है। जी सर। और यहाँ इंस्पेक्टर से ITO का क्या एवरेज आ रहा होगा सर ईयर्स का? इंस्पेक्टर टू ITO आप 10 इयर्स तो मान के चलिए, ओह, 8 to 10 इयर्स। यहाँ भी 10 ईयर बहुत ज़्यादा, ओह, सर। बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है। अब वही दिल्ली और मुंबई में डिफरेंट पिक्चर है, अच्छा। इंटायरली डिफरेंट पिक्चर है। इसलिए मैं बार बार ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको रीजन ऑप्ट करने की बात आए तो टॉप पे आपको मुंबई या दिल्ली जैसा रीजन ही रखना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो टैक्स असिस्टेंट सर उसका वर्क लाइफ बैलेंस अलग होता है, इंस्पेक्टर का वर्क लाइफ बैलेंस अलग होता है सर। दोनों में आप मतलब कैसा देखते हैं कि अगर कोई टीए एज अ टीए ज्वाइन करता है या जब वो इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है? मतलब अगर वो फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या वो कर सकता है सर, टीए रहते हुए, इंस्पेक्टर रहते हुए? देखिए, अगर ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप अब एक बार जब आप पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं जी तो सर। मेरा तो यही मानना है कि डेडिकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर उनको इन अदर वर्ड्स अगर उनको हम देखें तो वो चीटिंग है। जी सर। चीटिंग चाहे जिसके साथ भी हो, हम्म। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, अपनी गवर्नमेंट के साथ करें, तो ये तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपने, अगर गवर्नमेंट आपको पे दे रही है, सैलरी दे रही है, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, आप बेटरमेंट ला सर। सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बेटर Yes. प्रोस्पेक्ट्स, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। हाँ, यहाँ पे ये तो होगा कि आप वर्किंग आवर्स में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ऑफिस के अंदर, लेकिन बियॉन्ड वर्किंग आवर्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके स्लीपिंग आवर्स को कम करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस तो होंगे डेली, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर। अब कुछ अचीव करना है समथिंग, तो सेक्रीफाइसेस तो होंगे ही होंगे, बट नेचुरल है। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई थिंक सीजल 18 और 19 के जब सिलेक्शंस हुए थे ना, तो उसके बाद एस्पिरेंट्स के मन में आया था सर, जैसा आपको मालूम है न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो आना चाह रहा है सर, प्रपोजल जो, तो उसके बाद बच्चे थोड़ा सा डर गए हैं कि अगर ये आ गया तो ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। डेफिनेटली सर। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की, चाहे वो लखनऊ की यूनियन हो या हम तो यूनियन की जब बात करेंगे तो CHQ की ही बात करेंगे। जी सर। ठीक है, क्योंकि उसी को फॉलो किया जाता है हर एक रीजन में। तो इसका प्रोटेस्ट हो रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में नहीं है न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। ऑलरेडी काफ़ी स्टैग्नेशन है प्रमोशंस को लेकर के, और अगर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ जाते हैं, जिस तरह का ड्राफ्ट भेजा गया है, या फिर आप नेट पे भी शायद अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप, तो वो सही नहीं होगा कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी प्रमोशंस और भी ज़्यादा डिले होंगे, काफ़ी वेटिंग पीरियड और भी लंबा होने वाला है उससे। इसके लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जी सर। देखिए, और होपफुली रिसेंटली बोर्ड के साथ मीटिंग भी हुई है
जी जी। ITF, IT गोवा। मीन्स फिर टीए से सीनियर टीए 10 इयर्स आपको देने ही होंगे, मैंडेटरी हो जाएगा सर वो। बिल्कुल। अच्छा सर, एट प्रेजेंट कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या सर न्यू आरआर का अपने डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट सर? नहीं, एट प्रेजेंट अभी नहीं, अभी तो आया ही नहीं है, तो उसकी तो खैर बात करना ही ठीक नहीं है। ओके। अभी तो बस मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच में ही रहना चाहिए हमें। हमें देखना है कि हमारी जो एसोसिएशन है एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में मतलब क्या भेजती है, और उसमें क्या विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस अप्रूव होते हैं या विद सम मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ओके ओके सर। सर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई जैसे अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन विंग भी है सर, तो ऐसे सेक्शन में अगर वो काम करना चाह रहा है तो इसका कोई फिक्स पीरियड है क्या सर, और वो चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता है या नहीं सर? नहीं, ये तो सारी चीज़ें JCM पॉलिसी बनती है कि आपको 2 इयर्स असेसमेंट में रहना है, 2 इयर्स नॉन असेसमेंट में। हालांकि अब तो असेसमेंट और नॉन असेसमेंट जैसी चीज़ें नहीं रही, क्योंकि डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट की तरफ बढ़ चुका है। अच्छा सर। फेसलेस असेसमेंट के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं डिपार्टमेंट की वर्किंग में। लेकिन फिर भी पॉलिसीज़ हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, और इसके बाद भी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। क्यों ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में हैं, वहाँ से आफ्टर 2 इयर्स आपका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इवन आफ्टर 2 इयर्स आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई इशू नहीं है, आपके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं उनको अच्छा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, उनको चेंज नहीं चाहिए किसी तरह का, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर जाएं। अच्छा। कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। वो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। नो बिग इशू। सर एक ये क्वेश्चन था कि जब आप सर 2008 में शायद टीए लगे थे जब यहाँ पर CBDT में सर, तो उस टाइम का जो टैक्स असिस्टेंट का वर्क लाइफ था बैलेंस जो सर, और जो अभी लगेंगे हमारे साथ के या फिर जो अपकमिंग डेज में जो लगेंगे टीए, तो इन दोनों की लाइफ में कुछ डिफरेंस होगा सर क्या? हाँ नहीं, वर्क कल्चर जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी सारे चेंजेस हो गए। मैं जब डिपार्टमेंट में आया था उस समय 2008 में जब मैंने मुरादाबाद जब ज्वाइन किया था लखनऊ से ट्रांसफर प्लेसमेंट होने के बाद, तो उस समय इससे पहले TMS का एक सॉफ्टवेयर चल रहा था पहले। जी सर। उसके बाद AST आ गया। AST पे चलने लगा सारी चीज़, सारी प्रोसेसिंग वगैरह। फिर आगे चल करके सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, ITPA हुआ, फिर CPC ITR बन गया, CPC TDS बन गया, बहुत सारी चीज़ें। फिर असेसमेंट को फेसलेस कर दिया गया कि assessee does not need to come to office. On email he has option to comply with the notices, questionnaires etc. जी जी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी से भी थोड़ा डिफरेंस आया है। डिफरेंस आया, वर्क कल्चर एंटायरली चेंज हो गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। 2008 में मैंने जैसा देखा था, अब उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज काफ़ी कुछ बदल चुका है डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा। अब सारी चीज़ें समझ सकते हैं फेसलेस हो गई है। असेसी को इनकम टैक्स ऑफिस के बिल्डिंग में फिजिकली आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो अपनी सारी क्वेरीज को ईमेल पे डाल सकता है और ईमेल से ही उसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप का हो गया सर ये। बिल्कुल सर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे भी जानना है सर। इस क्वेश्चन में सर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आपको मालूम है कि जो होम स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं सर, और एक जो बेस्ट जोन की तरफ प्रेफर करते हैं सर। तो मैं दूसरे वाले कैटेगरी वाले लोगों की तरफ जाना चाहूँ कि अगर आपके अकॉर्डिंग सर आज के टाइम पर बेस्ट जोन कौन से हो सकते हैं सर फॉर प्रमोशंस? बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने पहले भी आपको बताया मुंबई और दिल्ली जी सर बेस्ट है। बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे कैरियर। वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि आप इनिशियली इस्टेब्लिश होने में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली हाई है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे कैरियर प्रोग्रेशन के साथ तो आप पाएंगे कि फर्दर बेटर ही होने वाला है आपकी लाइफ में सब कुछ। अच्छा। अब इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपका प्रमोशन किसी पोस्ट पे, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे से इनकम टैक्स ऑफिसर 2015 में हो गया, आप किसी और रीजन में है, स्टैग्नेटेड रीजन में है, वहाँ पे आपका प्रमोशन 2020 में होता है ITO के लिए। ये 5 इयर्स का डिफरेंस बहुत क्रूशियल होता है। ये हर चीज़ में आपका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ाएगा ये। तो कुल मिलाकर के मेरा तो ये मानना है कि
जो भी हो आपको बेस्ट रीजंस में ही जाना चाहिए। होम सिकनेस के मतलब- कॉस्ट पे जी जी सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कैरियर को स्पॉइल कर लें। जी सर, जी आई सर। विल नेवर सजेस्ट। मतलब मैंने किया है। जी सर। मेरा कैरियर और भी बेहतर हो सकता था। मीन्स अभी आप आईटीओ में भी कुछ टाइम पीरियड मतलब बीच में होते हैं आईटीओ के टाइम बिल्कुल पीरियड के हाँ, बीच में। मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि मैंने लखनऊ क्यों ऑप्ट किया 2008 में, क्योंकि अगर मैंने दिल्ली ऑप्ट कर लिया होता, मुंबई ऑप्ट कर लिया होता तो बिल्कुल सीन अलग होता। जी, नॉर्थ मेरे कैरियर का। नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स जरूर इस बात को ध्यान दें। सर मतलब ये कहने का है आपका कि दिल्ली में या फिर आप साउथ वेस्टर्न या साउदर्न स्टेट्स में जाएं तो वहाँ प्रमोशन बेटर है थोड़ा यहाँ से सर? यहाँ से तो बेटर है, अच्छा सर। सर एक ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सर क्योंकि यहाँ पे बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। आप देखिएगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये इंटरेस्ट की भी बात होती है, टेस्ट की भी बात होती है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के आप मान के चलेंगे कि नॉर्थ इंडियंस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले। जी सर, जी सर। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप देखेंगे कि बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, बीए पार्ट 1 में, उसी समय से जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, प्रिपरेशन उस लेवल पे आने लगती है। इसका रिजल्ट ये आता है, जब भी आप सीसीएल का रिजल्ट देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसमें नजर आते हैं। जी सर। तो यही वजह है कि, और ये सारे बच्चे यही चाहते हैं कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में ही पोस्ट हो जाएं, ठीक है। जी सर। और कुल मिलाकर के वो जाना नहीं चाहते हैं उधर मुंबई दिल्ली की तरफ, जी सर। ड्यू टू होम सिकनेस। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है बिल्कुल भी। वैसे सर अभी जो सीजीएस आ रहे हैं सर उसमें काफी टॉपर्स हमें साउदर्न स्टेट से भी मिल हाँ रहे हैं नहीं, डेफिनेटली मतलब कंपटीशन उधर भी आ रहा है। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नॉर्थ, मैंने पहले ही कहा आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उधर वैकेंसीज भी हैं सर। बिल्कुल तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है सर कि सीजीएल भी उनके लिए एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस दे सकता है। बिल्कुल अवेयरनेस तो आई है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई कलीग या सर फ्रेंड, कोई पुराना कॉलेज फ्रेंड टाइप का कोई सर ईडी में डिप्यूटेशन पे गया है? अगर इसकी इंफॉर्मेशन हो आपके पास तो सर प्लीज शेयर कीजिए। नहीं, ईडी पे तो खैर नहीं गया है, कोई भी नहीं गया है। जी सर। अप्लाई किए हैं जी। लेकिन अभी शायद उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। जी तो कुछ अगर होता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर आपको मतलब शेयर करना चाहूँगा। ओके। लेकिन एट प्रेजेंट मतलब ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास जो मैं शेयर कर सकूँ। अब वैसे अच्छा है डेपुटेशन पे जाना, क्योंकि आप फाइनेंशियली अपग्रेड हो जाते हैं, एक स्केल बेटर में जाकर के ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप। जी सर। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि डेपुटेशन में जाने का अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। जी सर। तो ये थे हमारे सुजीत सर जो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट में एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं। आपके अगर और कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं सर से आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, उसके बाद आपको रिप्लाई दे दूंगा। सर का बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल के बाद हमें आपके लिए टाइम दिया और आपकी जितनी क्वेरीज थी जो मैंने नोट की हुई हैं वो सारी मैंने सर से जानने की आज पूरी कोशिश की। आगे भी अगर आपको कोई नीड होगी तो मैं ज़रूर सर से डिस्कस करके आपको रिप्लाई या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद और खुश रहिए आप सब।